नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का लास्ट पार्ट सॉल्व कराने वाले हैं और इसमें टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर उनको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि अगर जब कुछ लोग चैनल से जुड़ जाएंगे और वो लोग लगातार वीडियो देखेंगे तो हम और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मैथ में वीक हैं और उन सबको पता है कि बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से मिला के आते हैं, तो इसका दोस्तों मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना के अलग से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैथ के 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अलग से मैं करा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। और अगर आप मैथ में वीक हैं या अगर आपका मैथ अच्छा है तो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में 10 में से 10 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे और आपका प्री जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 100 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का कि म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। दोस्तों, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह क्वेश्चन आए, लेकिन आपको अपने पड़ोसी देशों, अगल बगल जो बड़े देश हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है कि वहाँ पे कौन सी शासन प्रणाली चल रही है। तो ये प्रश्न इसीलिए जो प्रश्न बनाने वाले ने इसलिए इसको रखा है ताकि आपका जो करंट अफेयर और पॉलिटी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो चेक कर सके। तो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे चाइना में पूछ सकता है, ब्रिटेन में पूछ सकता है, कनाडा में पूछ सकता है। तो इस तरह आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैनिक शासन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता। तो पहला जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जी बिल्कुल, भारत का राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो ये भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। और बाकी जितने पॉइंट हैं सब भारतीय संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्णन किया गया है। अब दोस्तों, जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछा जाए, लेकिन इससे मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे जो भाग हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो आप अगर सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जितने भी संविधान में भाग हैं सब देख लीजिए और किस भाग में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है उसको एक पेज पर लिख लीजिए। एक पेज पर लिखने से आप उसको जब आपको टाइम मिले, जब आपको रिवीजन का टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पे आप उसको रिवाइज कर लेंगे, तो फिर इस तरह के प्रश्न जो है कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। तो चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है भाग दो में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आपको कमेंट करके बताना कि भाग 4 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वो फिर अब आपको भूलेगा भी नहीं। तो इसको कमेंट करके आपको बताना कि भाग 4 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित किया गया है। तो इसका आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने में। दोस्तों, मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन देखिए और उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हो आप उसको सर्च करिए, खोजिए, किताब में पढ़िए और उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए, तब आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये दोस्तों बिहार से रिलेटेड प्रश्न है ये सब, और इससे भी 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिहार जो स्पेशल बिहार है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहरसा को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। पहला पॉइंट है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य दिए जाने को रोकना, पक्का बिल ना बनाना, और उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है और उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये दोस्तों बिहार से रिलेटेड है, ये 2017-18 का डेटा पूछा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है और इससे रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन होंगे मैं उसको अगले वीडियो में करा दूंगा। जो एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं करंट के सभी टॉपिक आपको करा दूंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर आपको पता हो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि पर पहली पंचवर्षीय योजना में अत्यधिक बल दिया गया। अगले प्रश्न में यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो आप ऑप्शन पढ़िए, मैं सीधे आंसर बताऊंगा ताकि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजकोषीय घाटे के बराबर होते हैं। यानी कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक सम्मिलित नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक, इसको करेंट का डेटा, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा आपको अलग से वीडियो बना के। तो आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको वीडियो को देखना है और पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करेंट के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मैं 100-150 प्रश्न उसको इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जीवन प्रत्याशा शामिल होता है, वास्तविक प्रति आय ये भी शामिल होता है, सामाजिक असमानता को शामिल नहीं करते हैं, बाकी प्रौढ़ साक्षरता को शामिल करते हैं। तो जब मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल करते हैं, ए, बी और डी को शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर भी बिहार होगा। बिहार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप सबको पता हो कि 1 जनवरी 1949 को बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये दोस्तों ये 1 अप्रैल 1935 को बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट इसको टिक करके चले आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 113, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार होगा। बिहार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां स्थित हैं। तो ये जो इकाई है ये भागलपुर में स्थित है। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंदिरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया? तो इंदिरा शक्ति ऐप भी बिहार में ही लॉन्च किया गया है। चलते हैं प्रश्न पे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1986 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। दक्षेस यानी कि शार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था।
तो आप सबको पता हो कि ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क आंदोलन को शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। और दोस्तों मैं बुक के लिए भी एक अलग से 5-7 मिनट का वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट बुक होंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता से संबंधित होंगे या जो करंट के बुक होंगे, उसको मैं अलग से एक बुक वीडियो बनाऊंगा। उसे उसमें सिर्फ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कुछ लोग जुड़ जाएं चैनल से और मैं उनको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। यूनेस्को की कार्य भाषा है, यूनेस्को की कार्यकारी भाषा कौन सी है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आप सबको पता हो यूनेस्को की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है, और इन सब में जो भी ये सब भाषाएं नहीं हैं। प्रथम एशियन खेल 1951 में कहाँ खेले गए थे? तो जो एशियन खेल था 1951 में कहाँ खेला गया था? तो नई दिल्ली में खेला गया था। और जो भी पहली बार जो भारत में हुआ है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जितने भी चीज़ों का आयोजन पहली बार भारत में हुआ, तो उसको आप सब याद कर लीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये इसका आंसर आप सबको पता होगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चलते हैं, इसका राइट आंसर आप सबको पता हो कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। ट्रिगवेली इसके प्रथम महासचिव थे। और कमेंट करके बताना कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो इसका बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग क्या करिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक लिख के उसके सामने लिख दीजिएगा कि राजधानी, ऐसे दिल्ली लिख के फिर बीच में से राजधानी, फिर दौलताबाद लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बस कोड भाषा में लिखिए, वो जल्दी आपको देखेंगे वो बस तुरंत याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो आप सबको पता होगा कि जो आपने मूवी भी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, और जितने भी मराठी जो योद्धा हैं उनसे रिलेटेड जो मूवी आती हैं, उनमें आपको पता हो कि उनको क्या कहते हैं, पेशवा कहते हैं। तो पेशवा को ही प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जावा में बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? 128 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 129 निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने, जो ये पहला मगध शासक था जिसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी।
अन्नागार निम्नलिखित में से कहाँ मिले थे? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अन्नागार कहाँ मिले थे? तो मोहनजोदाड़ो मिले थे। अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, ये सब इस तरह के जितने भी आपके जो प्रश्न बनते हैं उन सबको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उसको नोट्स बना के लिख लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जरूर जाइएगा। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए, ये भी सुमेलित, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये अवंतिका सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है, कमेंट करके बताइए कि अवंतिका जो है उसकी राजधानी क्या थी, आपको ये कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का जो ये था चोल राजवंश कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें बहुत से स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभी किस राज्य में स्थित है? तो जो बल्लभी है ये गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। आपको बताना कि किस संस्कृति से अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोरवे संस्कृति इसका सही आंसर होगा। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई? तो कला की गंधार शैली का जो उत्पत्ति होती है वो कनिष्क के शासनकाल में मानी जाती है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित मंदिर है? इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। कोणार्क जो है सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है वो दक्षिण पश्चिमी भारत में अवस्थित है। भारत किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कोयले का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडारण झारखंड में है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। तो भारतीय पर्यटन के जो स्वर्ण त्रिभुज हैं उनमें 3 शहर हैं, आगरा, दिल्ली और जयपुर शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चाय के उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा भी होगा कि जो चाय के बगान होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं ही काम करती हैं। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जो लौह अयस्क पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। जम्मू पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ और जास्कर पहाड़ियाँ पर्वतमाला उपरोक्त में से किस यकीन में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है जम्मू पहाड़ियों में, और मिकिर पहाड़ियों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जास्कर पर्वतमाला में 100 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार मनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थारू। ये बहुत ही
बार पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है कि थारू जो जनजाति हैं ये दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंधित है? अब दोस्तों जितने भी विद्रोह हैं उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बस आप सबको कमेंट करना है और बस इतना कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पे। तो मैं जितने भी 2-3 किताबों से क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसको एक मतलब PDF बना के और आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी और आपका प्री आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो विद्रोह से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित बिरसा मुंडा नहीं है, कुंवर कुशल कुंवर ये भी नहीं है, मंगल पांडे भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लारू सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह से संबंधित है। लास्ट प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। तो आप इसको जब आपको नोट्स बनाना हो तो लिखिए, सिर्फ पागल लिखिए, पागल पंथ, तो फिर लिख दीजिए ऐसे करम शाह। ऐसे लिख के आप इसको याद करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों ये पूरा आपके 150 क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट पहला पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फिर अब इसका अगला यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 कल कराऊंगा। और दोस्तों अब मैं सिर्फ 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एक में 70-75 क्वेश्चन एक में, और फिर 70-75 क्वेश्चन एक वीडियो में करा दूंगा, या फिर 70-70 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का जो मैथ का है उसको 3 वीडियो में पूरा एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और कोशिश करूंगा एक दिन में ही तीनों वीडियो अपलोड कर दूं। तो बस आप सबको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर कुछ लोग लगातार चैनल से जुड़ जाएंगे, वीडियो देखने लगेंगे, तो मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक अच्छे से उसको पूरा इकट्ठा करके जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उसको मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।